आज हम इतिहास विषय के बारे में बात करेंगे। इतिहास की प्रकृति और उसका निर्माण किस तरीके से होता है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले हमें उस विषय की कुछ मुख्यतः जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जब तक किसी विषय की सीमाओं के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी और बिना उस विषय की मूलभूत जानकारी के अगर उस विषय का अध्ययन करना शुरू किया तो निस्संदेह वो विषय एक अंधे की भांति किसी कुएं में छलांग लगाने जैसा नजर आ जाएगा। एंड चाहे कोई भी विषय हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, कोई भी विषय हो, हर विषय की कुछ मुख्यतः सीमाएं होती हैं और किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले हमें उस सीमाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आज हम इसी प्रकार से इतिहास विषय की बात करेंगे। यूनान के अंदर एक दार्शनिक हुआ था जिसका नाम था अरस्तु। यूनान के अंदर 3 प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, जिसमें सबसे पहले सुकरात, जिसने ये कहा था कि जो बाकी लोग हैं वो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। और मैं सब कुछ जानता हूँ फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। ये बात कही थी सुकरात ने। सुकरात के बाद उसका शिष्य प्लेटो हुआ और प्लेटो के बाद में इस दार्शनिकता की तीसरी सीढ़ी में प्रसिद्ध राजनीतिक, वैज्ञानिक और विश्व इतिहास का एक महान दार्शनिक आता है जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले उस विषय की कुछ मूलभूत जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बिना किसी सीमा की जानकारी के किसी भी विषय की गहराई में जाने का कार्य किया तो निस्संदेह वो विषय हमारे लिए एक समुद्र की भांति गहरा हो जाएगा, जिसमें से हमें उबारने वाला भी कोई नहीं होगा। और अरस्तु की बात भी सही है कि किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले हमें उस विषय की सीमाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आज हम इतिहास विषय की कुछ मुख्यतः सीमाओं के बारे में बात करेंगे, इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इतिहास विषय को लेकर के विद्यार्थियों के अंदर अरुचि देखने को मिलती है। विद्यार्थी जो है वो इतिहास के प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं तथा उसके प्रति कम जागरूकता को प्रदर्शित करते हैं। इतिहास के प्रति विद्यार्थियों की अरुचि क्यों है, इसके कारणों को अगर देखा जाए तो मुख्यतः रूप से हमें 3 या 4 कारण सामने नजर आते हैं विद्यार्थियों की इतिहास के प्रति अरुचि को लेकर के। जैसा एक तो ये कारण नजर आता है कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति इतिहास विषय का कोई ठोस और भौतिक उपयोग नजर नहीं आता। दूसरा, अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है आदि विषय की भांति वर्तमान की समस्याओं से इतिहास का कोई गहरा
संबंध नजर नहीं आता। और तीसरा जो कारण हमारे सामने नजर आता है वो ये है कि इतिहास विषय में साहित्य जैसी रुचि और उपन्यासों जैसी रोचकता भी देखने को नहीं मिलती। और चौथा कारण हम ये भी कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर एक ही तथ्य को लेकर के, एक ही घटना को लेकर के अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग अपने सिद्धांत और अलग अलग मान्यताएं दी जाती है, जिसके कारण इतिहास जो है वो बहुत विस्तृत हो जाता है। और इस विस्तृतता को लेकर के भी कहीं विद्यार्थी जो है वो इतिहास के प्रति अपनी अरुचि को प्रदर्शित करके उसके प्रति कम जागरूकता प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इतिहास वास्तव में एक अरुचिकर विषय है। अगर सही मनन और गहनता के साथ में इस विषय का अगर अध्ययन किया जाए तो निस्संदेह इस विषय के अंदर ऐसे कई तथ्य हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे सुनहरे भविष्य की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं। हम आज इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम देखेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे इतिहास क्या है। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में इतिहास क्या है और उसका निर्माण किस तरीके से होता है। वैसे तो कहीं विद्वान, कहीं इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इस विषय की प्रकृति को ये समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में इतिहास क्या है और इस का निर्माण किस तरीके से होता है, इसके नियम क्या है, ये समझाने की, इसकी प्रकृति को समझाने में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिसके अंदर प्रसिद्ध इतिहासकार बार्टलो, रामके, क्रोचे, कार्लिंगवुड, E.H. कार जैसे इतिहासकारों का नाम सामने आता है। तो इन इतिहासकारों ने इतिहास विषय को समझाने का प्रयास किया है। जब इतिहास की सामान्यतः परिभाषा की बात आती है तब हम नॉर्मली कहते हैं कि सीमित स्रोतों के आधार पर अतीत के अंदर घटी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका कहीं न कहीं से वर्तमान से संबंध रहता है, या उन घटनाओं को वर्तमान के नजरिए से देखना ही इतिहास है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात देखने को मिलती है कि इतिहास अतीत का पार्ट जरूर है, लेकिन अतीत की समस्त घटनाओं को इतिहास के अंदर शामिल नहीं किया जाता। इतिहास के अंदर अतीत की बहुत कम घटनाओं को शामिल किया जाता है। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते वक्त एक लाइन काम में लेते हैं कि इतिहास जो है वो अतीत का दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण जैसे हम हैं वैसे का वैसा दिखाने का कार्य करता है। तो अतीत की तमाम घटनाओं को इतिहास के अंदर शामिल नहीं किया जाता। अतीत की बहुत ही कम ऐसी घटनाएं हैं जिनको इतिहास के अंदर शामिल किया जाता है। इसीलिए हम लोग ये लाइन काम में लेते हैं कि इतिहास अतीत का दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण जैसे हैं, हम जैसे हैं वैसा का वैसा दिखाने का कार्य करता है, लेकिन इतिहास के अंदर अतीत की तमाम घटनाओं को शामिल
नहीं किया जाता, क्योंकि अगर अतीत को इतिहास के अंदर शामिल कर दिया, तमाम घटनाओं को शामिल कर दिया, तो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और इतिहास वैसे देखें तो घटनाओं की भरमार है, और उन तमाम घटनाओं को न केवल विद्यार्थी या टीचर बल्कि बड़े बड़े इतिहासकार भी तमाम घटनाओं को याद नहीं रख सकते। अतीत की किसी भी घटना को इतिहास के अंदर शामिल होने के लिए ये जरूरी है कि उस घटना को बार बार दोहराया जाए, तथा साथ ही उसके स्रोत भी या प्रमाण भी उसके साथ में रखे जाएं। उन्हीं घटनाओं को जो निश्चित स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है वो इतिहास के अंदर शामिल की जाती है। इसलिए हम एक और लाइन ये काम में लेते हैं कि बिना किसी स्रोत के लिखा गया इतिहास इतिहास नहीं है, उसे एक कहानी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, बिना किसी फोर्सेस, बिना किसी स्रोत के इतिहास को लिखने का कार्य करते हैं, लेकिन वो वास्तव में इतिहास इतिहास नहीं, उसे एक कहानी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इन विद्वानों ने इतिहास में इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इतिहास को समझाने में एक मुख्यतः पुस्तक का नाम आता है, जो कई बार एग्जामों के अंदर इस पुस्तक का नाम पूछा गया। E.H. कार की पुस्तक है जिसका नाम है इतिहास क्या है। E.H. कार की पुस्तक इतिहास क्या है, इस पुस्तक के अंदर वास्तव में यह समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में इतिहास होता क्या है, उसका निर्माण किस तरीके से होता है, उसकी सीमाएं क्या है, उसके नियम क्या हैं, और अतीत की किन घटनाओं को इतिहास के अंदर शामिल किया जाएगा। इस प्रकार E.H. कार ने अपनी इस किताब के अंदर ये समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी इतिहास को समझाने में रांके, कालिंगवुड, क्रोचे, E.H. कार और इनके अलावा कालिंगवुड का नाम भी इतिहास को समझाने में प्रसिद्ध इतिहासकारों में नाम लिया जाता है। ये पुस्तक E.H. कार की कई एग्जामों के अंदर पूछी गई है, जो इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। E.H. कार की ये पुस्तक, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास दर्शन है। कई विद्वानों ने इतिहास को दर्शन के रूप में समझाने का प्रयास किया है। गोविंद चंद्र पांडे की भी पुस्तक इस नाम से चलती है कि इतिहास जो है वो वास्तव में एक दर्शन है। इससे पहले हमें इतिहास समझने से पहले ये समझना होगा कि वास्तव में दर्शन क्या है। दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत के दृश्य धातु से बना शब्द है। संस्कृत के दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखना या जिसके द्वारा देखा जाए। अब यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं। जिसके द्वारा मतलब किसके द्वारा, और देखना मतलब किसको देखना। एक तो दो सवाल ये खड़े होते हैं। एक तो खड़ा होता है कि जिसके द्वारा देखा जाए मतलब किसके द्वारा देखा जाए, और दूसरा किसको देखा जाए। इन दो सवालों का उत्थान होता है इस शब्द से। दर्शन के अंदर इन दोनों सवालों का जवाब भी दिया गया है, उत्तर भी दिया है। दर्शन के अंदर बताया गया है कि ज्ञान के द्वारा आत्मा और परमात्मा ब्रह्म को देखने की बात कही गई है।
कि दर्शन के अंदर ज्ञान के द्वारा व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म को देखने का कार्य करता है। इसी प्रकार इतिहास भी एक दर्शन है, क्योंकि इतिहास में भी स्रोत और प्रमाणों के द्वारा अतीत की घटनाओं को देखने का कार्य किया जाता है। इसीलिए इतिहास को दर्शन माना गया है। इतिहास हमारे समाज के लिए एक अच्छा विषय साबित हो सकता है और हमारे को निर्देशन देने का कार्य कर सकता है समाज के प्रति। लेकिन इतिहास को अतीतग्रस्त बनकर के नहीं रहना है, उसको भविष्योन्मुख और आलोचनात्मक बनना पड़ेगा, तभी हमारे समाज के लिए इतिहास अच्छी तरीके से कार्य करने का काम करेगा। कहीं विद्वानों ने इतिहास को कला माना है, तो कई विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान के रूप में मानने का कार्य किया है, जिसमें जेबी ब्यूरी का नाम आता है। जेबी ब्यूरी नामक एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो एक विज्ञान है, ना तो इससे कम है और न ही उससे ज्यादा। इस तरीके के जेबी ब्यूरी ने इतिहास को एक विज्ञान मान करके उसको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन कहीं विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान नहीं माना, उसकी आलोचना की है, क्योंकि विज्ञान में दो चीजें हमारे को देखने को मिलती हैं। एक तो विज्ञान के निश्चित नियम हैं, उन नियमों के आधार पर विज्ञान चलने का कार्य करता है, और दूसरा विज्ञान के अंदर हम लोग किसी भी घटना के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जो निस्संदेह उसके सत्य होने के भी ज्यादा आचार देखने को मिलते हैं। लेकिन इतिहास के अंदर हम ऐसी भविष्यवाणियां नहीं कर सकते, और अगर कर भी लें तो 100% वो सत्य होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास कि वो सत्य ही घटना होगी या वो भविष्यवाणी सत्य होगी। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। भारतीय दृष्टिकोण के अंदर अगर इतिहास की बात करें, अगर भारतीय दृष्टिकोण में इतिहास शब्द के उल्लेख की बात करें कि भारत के अंदर अतीत में इतिहास शब्द का कहीं उल्लेख हुआ है, तो सर्वप्रथम हमारे को भारतीय इतिहास में इतिहास शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो लगभग विश्व में सबसे प्राचीनतम उल्लेख हम कह सकते हैं। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो ज्यादातर धार्मिक आधार पर लिखने का कार्य हुआ। हालांकि विश्व का भी प्राचीन जो इतिहास है वो धर्म के आधार पर ही लिखा गया है, जितना भी प्राचीन इतिहास है। भारत में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वो वेद माने जाते हैं, जिनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चौथा जो वेद अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद के अंदर हमारे को पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख हमारे को भारत के अतीत में देखने को मिलता है। अथर्ववेद के अंदर एक पुराण का नाम मिलता है, और उस पुराण का नाम इतिहास पुराण बताया है, जिसमें अथर्ववेद में कहा गया है कि इतिहास पुराण जो है वो 5वां वेद है। इस प्रकार से इतिहास शब्द का पहली बार उल्लेख हमारे को अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद इतिहास नामक भारत के अतीत में एक पुराण भी माना गया। पुराणों की संख्या 18 मान दी गई है, जिसमें भविष्य पुराण
हैग्रीव पुराण है, विष्णु पुराण है, लिंग पुराण है, शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म पुराण है। उनमें से एक इतिहास पुराण नामक पुराण का भी जिक्र मिलता है, तो वहां पर भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सर्वप्रथम इतिहास की परिभाषा वायु पुराण के अंदर लिखी हुई हमारे को मिलती है। इसके बाद इतिहास शब्द का अगर स्पष्ट उल्लेख की बात करें तो पहला लेखक जिसने इतिहास के बारे में भारत के अंदर लिखने का कार्य किया वो है चाणक्य। चाणक्य जो कि मौर्यकालीन विभूति था। चाणक्य, इसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने लिखा है कि राजा जब खाली समय के अंदर बैठता है तो उसको खाली समय जो है वो इतिहास पढ़ने के अंदर बिताना चाहिए। इस प्रकार की बात इतिहास के बारे में चाणक्य ने की है। भारतीय अतीत के अंदर ऐसे बहुत कम व्यक्तित्व हुए हैं जिनके नामों के बारे में एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से एक नाम चाणक्य का भी आता है। इसका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। विष्णुगुप्त भी इसका नाम मिलता है। इसको पक्षुल स्वामी भी कहा जाता है। पक्षुल स्वामी भी कहा जाता है। इसी को अंजुल मल्लीनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। अंजुल मल्लीनाथ, मल्लीनाथ भी कहा जाता है। इसको द्रामिड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको द्विज सर्प भी कहा जाता है। इसी को कौटिल्य के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये 8 नामों का व्यक्ति है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, पक्षुल स्वामी, अंजुल मल्लीनाथ, द्रामिड़, द्विज सर्प, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। इस प्रकार से इसने भी भारत के इतिहास में इतिहास के बारे में बात की है। कौटिल्य का सामान्यतः समय चंद्रगुप्त मौर्य का ही समय माना जाता है। लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय काल माना जाता है। इसके अलावा भारत के इतिहास में इतिहास की पहली बार स्पष्ट जो परिभाषा देने का कार्य किया है वो कश्मीर के एक प्रसिद्ध कवि ने किया है जिसका नाम कल्हण था। कल्हण कश्मीर के राजा जय सिंह का दरबारी कवि था और जय सिंह का दरबारी कवि था जिसका समय काल 1128 ईस्वी से लेकर के 1162 ईस्वी के मध्य में रखा जाता है। जय सिंह का समय काल। इसके दरबार में रहता था कल्हण। कल्हण ने संस्कृत व्याकरण का, भारत के इतिहास में संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ लिखा जिसका नाम राजतरंगिणी था। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। और इस राजतरंगिणी के अंदर हमारे को कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कल्हण ने राजतरंगिणी में इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा कि सच्चा इतिहासकार वही माना जाएगा या प्रशंसा योग्य इतिहासकार वही माना जाएगा जो राग और द्वेष से ऊपर उठ करके एक न्यायाधीश की भांति निर्णय करके इतिहास लिखने का कार्य करेगा। वही इतिहासकार हमारे लिए प्रशंसा योग्य होगा। इस तरीके की बात कल्हण ने राजतरंगिणी में की है। इसी कारण भारत का प्रथम जो वैज्ञानिक इतिहासकार है वो कल्हण को माना जाता है और भारत के अंदर वैज्ञानिकता के आधार पर इतिहास का लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है राजतरंगिणी को।
इसके अलावा मध्यकाल के अंदर भी एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ भारत में, जो सल्तनत काल में हुआ था, जिसका नाम था बरनी, जिसका समय काल लगभग 1360 से लेकर के 1357 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। इस बरनी ने एक ग्रंथ लिखा था, तारीख ए फिरोज शाही। हालांकि इसकी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ नाट ए मोहम्मदी माना जाता है, जो कि पैगंबर मोहम्मद के ऊपर पूरा जीवन चरित्र के रूप में लिखा था। लेकिन तारीख ए फिरोज शाही का लेखक भी बरनी था। इसने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है कि मैंने कहीं विज्ञान विषयों का अध्ययन किया है, लेकिन जितना मुझे बाकी विज्ञानों से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उतना मात्र एक इतिहास नामक विज्ञान से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं इतिहास को तमाम विज्ञानों की रानी के रूप में संबोधित करता हूँ। यानी कि इसने इतिहास को ही तमाम विज्ञानों की रानी कहकर के पुकारा है। इसके अलावा आईने ए अकबरी के अंदर अबुल फजल ने भी इतिहास के बारे में तथ्य बताए हैं। इस प्रकार भारत के इतिहास में प्राचीन काल से ही इस शब्द का उल्लेख हमारे को देखने को मिलता है। एक चीज जो हमारे सामने आई कलहन के बारे में, वो हम बात कर लेते हैं। निष्पक्ष इतिहास। सामान्यतः ये सवाल पूछा जाता है कि क्या निष्पक्ष इतिहास लिखना संभव है। तो इस सवाल का नॉर्मली उत्तर आता है कि नहीं, निष्पक्ष इतिहास लिखना कभी संभव नहीं होता। इसका भी एक कारण है कि इतिहास लिखने वाला जो व्यक्ति है, उसके आसपास का परिवेश, भौतिक परिस्थितियां, समाज, जाति, धर्म, लिंग आदि उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और इसके हमारे को कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, पूर्व मध्य काल के अंदर एक विद्वान हुआ जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का समकालीन कवि था। पूर्व मध्य काल के अंदर हर्षवर्धन का समय काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। इसके दरबार में रहता था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष के दरबार में ग्रंथ लिखा था, हर्षचरित। वैसे तो कादंबरी, पार्वती परिणय आदि ग्रंथ भी बाणभट्ट के माने जाते हैं, लेकिन हर्षचरित एक बहुत बड़ा महाकाव्य, एक जीवन चरित्र है, पूरा हर्षवर्धन का वर्णन है। उसके अंदर बाणभट्ट ने हर्षचरित की बड़ाई ही बड़ाई करने का कार्य किया है। उसको सकलोत्तरापथनाथ, उत्तरापथ, स्वामी दक्षिणाधिपति, समुद्राधिपति ना दोरे चतु, इस प्रकार की परमेश्वर, परम भट्टारक, परम माहेश्वर जैसी उपाधियां देकर के विभूषित करने का कार्य किया है। और केवल हर्ष को विजेता ही विजेता बताने का कार्य किया है। तो निसंदेह हमें पता चलता है कि बाणभट्ट जो है वो पूरी तरीके से हर्षवर्धन के प्रभाव में ये ग्रंथ लिखने का कार्य करता है, उससे पूरी तरीके से प्रभावित नजर आता है। इसी प्रकार प्राचीन भारत के अंदर भी हमारे को ऐसा एक उदाहरण देखने को मिलता है, जहां गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखने का काम किया, जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। उसके अंदर भी प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की केवल बढ़ाई ही बढ़ाई करने का कार्य किया है, जहां पर हमारे को पता चलता है कि जो हरिसेन है वो भी समुद्रगुप्त से पूरी तरीके से प्रभावित नजर आता है। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाता है कि वास्तव में निष्पक्ष इतिहास लिखना संभव नहीं है।
तुमने बात की थी कि इतिहास को समझाने वाले कई इतिहासकार हुए जिन्होंने इतिहास विषय को समझाने का प्रयास किया। उसमें कई इतिहासकारों ने इतिहास की विभिन्न तरीके की परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं की अगर बात करें तो पहले हम नाम लेते हैं आचार्य दुग का। आचार्य दुग ने इतिहास की शाब्दिक परिभाषा देने का कार्य किया है। आचार्य दुग ने कहा है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, यानी कि जिस विषय के बारे में ये कथन कहा जाए कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, वही इतिहास है। इस तरीके की परिभाषा आचार्य दुग के द्वारा दी गई। इसके बाद हमने बात की थी E.H. कार की। E.H. कार ने इतिहास की परिभाषा देखते हुए लिखा कि इतिहास अतीत और वर्तमान इन दोनों के बीच में चलने वाला एक अनवरत संवाद है। जो अतीत के अंदर घटनाएं घटी हैं उनको वर्तमान के नजरिए से देखना, उनके बीच जो संवाद की प्रक्रिया है वही इतिहास है। ये परिभाषा E.H. कार के द्वारा दी गई थी। J.B. ब्यूरी की वैसे परिभाषा हमने देख ली, बात की थी हमने J.B. ब्यूरी कि इतिहास एक विज्ञान है, ना तो मुझसे कम है और नहीं मुझसे ज्यादा। इस तरीके की परिभाषा ब्यूरी के द्वारा दी गई थी, J.B. ब्यूरी के द्वारा देने का काम किया गया। इसके अलावा एक इतिहासकार का नाम आता है जिसका नाम है डिक्रोचे। डिक्रोचे ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा कि समस्त इतिहास जो है वो विचारों का इतिहास है, यानी कि व्यक्ति ने जो अतीत में विचार किए हैं उन विचारों को लिखना ही इतिहास के अंदर शामिल किया जाता है। तो समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। एक तो इतिहासकार के विचार होते हैं और एक प्राचीन काल में जो अतीत के अंदर व्यक्ति ने विचार किए हैं उन्हीं का लेखा जोखा इतिहास है। इस तरीके की परिभाषा देते हुए कुछ लिखा भी क्रोचिन है। इसके अलावा कालिंगवुड का नाम भी प्रसिद्ध है। हमने जो प्राचीन काल में इतिहास के उल्लेख के बारे में बात कर रहे थे, इतिहास के ऊपर ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा गया प्रथम जो ग्रंथ है वो हिस्टोरिका को माना जाता है। हिस्टोरिका इतिहास के ऊपर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसका जो लेखक है वो एक यूनानी विद्वान हेरोडोटस था। हेरोडोटस ने ग्रंथ लिखा था हिस्टोरिका। ये ग्रंथ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर लिखा गया था और इस ग्रंथ के अंदर भारत तथा फारस यानी कि ईरान के मध्य में होने वाला जो व्यापारिक संबंध है उन संबंधों के बारे में उल्लेख किया था हेरोडोटस ने। इसीलिए कि विश्व के अंदर पहली बार इतिहास लिखने का प्रयास पहली बार हेरोडोटस के द्वारा किया गया था और इसीलिए कालिंगवुड के द्वारा हेरोडोटस को विश्व इतिहास का पिता की संज्ञा दी थी। कालिंगवुड ने इसको विश्व इतिहास का पिता कहकर के पुकारा था। हमारे भारत में सामान्यतः इतिहास का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो इंडिका को माना जाता है। इंडिका, और ये मेगास्थेनिस के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थेनिस के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थेनिस सिकंदर महान का उत्तराधिकारी सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुआ और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक राजदूत था
जो कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश के संस्थापक शासक के दरबार में आया था और इसने भारत के बारे में इंडिका नामक ग्रंथ लिखने का कार्य किया था। और पहली बार भारतीय इतिहास पर ग्रंथ जो इंडिका लिखा वो मेगास्थेनिस ने लिखा था, इसलिए भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थेनिस को माना जाता है। हालांकि वर्तमान में इंडिका नामक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जरूर कुछ उद्धरण जो हैं वो प्रवृत्ति प्रवृत्ति यानी कि उसके बाद में आए लेखकों, जिसमें प्लेटो है, प्लेनी है, एरियन है, डाइमैक्स है, डायोनीसियस है आदि के, स्ट्रेबो है, टोलेमी है, उनके ग्रंथों के अंदर इस इंडिका के उद्धरण कहीं कहीं देखने को हमारे को मिलते हैं। जिसमें प्लेनी ने एक ग्रंथ लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। उस नेचुरल हिस्ट्री का जो 6वां अध्याय है उसमें प्लेनी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मैं जो मेरा ग्रंथ लिख रहा हूं वो मेगास्थेनिस के इंडिका के आधार पर लिख रहा हूं। इस प्रकार से उसके परवर्ती जो लेखक हैं उनके ग्रंथों के अंदर इसके कुछ उद्धरण देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमारे को इस ग्रंथ की भी जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में जो भारत के बारे में दी गई जानकारी है उसके बारे में भी हमारे को पता चलता है। तो हम बात कर रहे थे इतिहास की परिभाषाओं की, कालिंगवुड की। कालिंगवुड ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा कि समस्त जो इतिहास है वो समसामयिक इतिहास है, यानी कि समय के अनुसार चलने वाला एक घटनाक्रम ही इतिहास है। उसके अंदर किसी व्यक्ति की गलती को या सही या सत्य या असत्य को ठहराना समाचिन्ह नहीं होगा, क्योंकि इतिहास एक समसामयिक घटना है जो निस्संदेह वो समय के अनुसार घटती है। यानी कि नॉर्मली अगर उदाहरण देख करके कहें तो हम कालिंगुड की इस परिभाषा का ये उदाहरण दे सकते हैं कि 1947 के अंदर भारत का विभाजन हुआ। नॉर्मली हम लोग उस समय के अंदर जो नेता हुए उन नेताओं को गलत ठहराने का कार्य करते हैं, जैसे कि नेहरू है, गांधी जी हैं, उनको इस कार्य का कर्ता धर्ता मानते हैं कि उन्होंने भारत का विभाजन करवाया था या मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का विभाजन किया था। और ये परिभाषा जो इन्होंने दी है ये इस बात को नकार रही है, इसकी आलोचना करती है। ये परिभाषा कालिंगवुड ने देते हुए ये कहा कि समय के अनुसार घटने वाला एक घटनाक्रम था। हम लोग शायद उसको दोषी ठहराएं, लेकिन उस समय में अगर हम खुद भी होते ना तो यही होने देते, क्योंकि ये होना ही था। इस प्रकार की ये परिभाषा देकर के समझाने का प्रयास करते हैं। तो कालिंगवुड ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि समस्त जो इतिहास है वो समसामयिक इतिहास है। एक और इतिहास को समझाने वाले विद्वानों में हमने बात की थी रांके की। रांके यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं, जर्मनी के विद्वान थे रांके। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि इतिहासकार को राग और द्वेष से ऊपर उठ करके इतिहास लिखना चाहिए तथा स्रोतों के आधार पर इतिहासकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि जैसी घटना प्राचीन काल में हुई थी वैसी की वैसी स्रोतों के आधार पर हमारे सामने उसको रखने का कार्य करे। यही हम एक इतिहासकार से अपेक्षा रखते हैं। ये परिभाषा दी थी इतिहास की रांके ने। एक प्रसिद्ध विद्वान हीगल का नाम भी इतिहास की परिभाषा देने में आता है। हीगल ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा था कि इतिहास सदा हमें यही सिखाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति इतिहास से कोई किसी तरीके का सबक नहीं लेता। यानी कि इतिहास हमारे को यही बात बताता है कि व्यक्ति जो है वो इतिहास से किसी प्रकार की सीख नहीं लेता है। ये परिभाषा इतिहासकार हीगल के द्वारा दी गई थी। नेपोलियन ने भी इतिहास के बारे में कहा था। इतिहास के बारे में नेपोलियन ने भी कहा था। नेपोलियन ने लिखा कि झूठ के ऊपर
सहमत होने वाले लोगों के समूह को ही हम इतिहास कहते हैं। ये परिभाषा नेपोलियन के द्वारा दी गई थी कि झूठ के ऊपर सहमत होना ही इतिहास है। एक और जर्मनी के दार्शनिक का नाम आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिनका समय काल 1813 से 83 के मध्य में रहा था। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है, जिनमें उन्होंने कहा है कि इतिहास वास्तव में दो वर्गों का संघर्ष ही इतिहास है, यानी कि तमाम इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। कार्ल मार्क्स ने लिखा कि प्राचीन इतिहास देखो, चाहे मध्यकालीन इतिहास देखो, चाहे आधुनिक इतिहास देखो, तमाम इतिहास के अंदर दो वर्गों के मध्य में हमारे को संघर्ष ही नजर आने का कार्य करता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उच्च समाज में दो वर्ग होते हैं, एक तो उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, जिसको नॉर्मली हम उच्च वर्ग को सबल और निम्न वर्ग को निर्बल कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्राचीन काल के अंदर लोग लड़ते थे दासों को प्राप्त करने के लिए, मध्यकाल के अंदर लोग लड़ते थे जमीन और जायदाद को प्राप्त करने के लिए, और आधुनिक काल के अंदर लोग लड़ते हैं पूंजी को प्राप्त करने के लिए। तो फिर भी बात तो वही आ गई कि कार्ल मार्क्स जो है वो तमाम इतिहास जो है उसको संघर्ष का इतिहास मानते हैं, वर्ग संघर्ष के इतिहास मानने का कार्य करते हैं। इसका मतलब कार्ल मार्क्स जो है वो अहिंसावादी नहीं बल्कि हिंसावादी नजर आते हैं। इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है, इसीलिए कार्ल मार्क्स के बाद में कुछ विद्वानों ने इन्हीं के कदमों पर चलते हुए इतिहास लेखन में एक नई प्रणाली, एक नई लेखन दृष्टिकोण का विकास किया, जिसको मार्क्सवादी इतिहास लेखन के नाम से पुकारा जाता है, जो हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे। डीडी कौशाम्बी, दामोदर दास धर्मदास कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ने, जो भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा कि समाज के अंदर किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाला जो साधन होते हैं, उन साधनों और उत्पादित होने वाली उस वस्तु के बीच में जो प्रक्रिया चलती है, क्या संबंध है, उस संबंध की जो प्रक्रिया है उनका क्रमबद्ध लेखन करना ही इतिहास है। मतलब संसाधन और उत्पादित होने वाली वस्तु, यानी जिस संसाधनों से जिस वस्तु को उत्पन्न किया जाता है, उस वस्तु और उन संसाधनों के बीच में जो संबंध है उनका क्रमबद्ध लेखन ही तमाम इतिहास है। ये परिभाषा दी है डीडी कौशाम्बी ने। एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान माने जाते हैं राधा कृष्णन। राधा कृष्णन ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा कि इतिहास जो है वो एक देश की स्मरण शक्ति है। अगर आप किसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, उसकी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान व्यवस्था की तमाम जो जानकारी प्राप्त होती है वो उस देश के इतिहास से हमारे को पता चल सकती है। यानी कि किसी भी देश की स्मरण शक्ति ही इतिहास है।
इसी प्रकार की परिभाषा एक मुस्लिम विद्वान शेख अली के द्वारा भी दी गई। शेख अली ने लिखा कि जो देश या जो राष्ट्र इतिहास की उपेक्षा करता है वास्तव में उस राष्ट्र का कभी कोई भविष्य नहीं होता। इस तरीके की परिभाषा इनके द्वारा, शेख अली के द्वारा देने का कार्य किया गया। रांके ने लिखा कि स्रोतों के आधार पर ही किसी भी इतिहासकार को इतिहास लिखना चाहिए, क्योंकि अगर इतिहासकार स्रोतों के रूप में सावधान रहेगा तो भगवान निस्संदेह इतिहास के रूप में इतिहासकार के लिए सावधान रहेगा। पश्चिमी विचारधारा के अंदर, यानी जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश, वहां पर इतिहास को एक कहानी के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य किया है। इन इतिहासकारों में ट्रेवेलियन, टेमियर, रेमियर, हेनरी पिरेन जैसे इतिहासकारों का नाम आता है, जिन्होंने इतिहास को एक कहानी के रूप में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि एक विद्वान है रेमियर। रेमियर ने कहा कि एक समाज के अंदर रहने वाले, यानी कि एक सभ्य समाज में रहने वाले जो मनुष्य है, उस मनुष्य के कार्यों और उसके उपलब्धियों की कहानी ही तमाम इतिहास है। इस प्रकार की परिभाषा देने का कार्य किया रेमियर ने। इसी प्रकार ट्रेवेलियन ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा कि इतिहास जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है और अपने अपरिवर्तन अंश के अंदर इतिहास वास्तव में एक कहानी है। ट्रेवेलियन जो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के अंदर इतिहास के प्रथम प्रोफेसर रहे थे ट्रेवेलियन। एक इस विद्वान का नाम हमारे को मध्यकाल में भी देखने को मिलता है, जहां विदेशी यात्री भारत में आए हुए पढ़ते हैं, वहां पर इब्न खालदून का नाम पढ़ते हैं। इब्न खालदून ने कहा, इब्न खालदून ने कहा कि पूर्वाग्रह और पक्षपात जो है वो आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, और वो आलोचना किसी भी विषय की करते हैं तो उसके अंदर धूल के समान कार्य करने का, यानी कि अन्वेषण के अंदर बाधा डालने का कार्य करते हैं। इस प्रकार की बात की है पूर्वाग्रह और पक्षपात के बारे में इब्न खालदून ने। इसका मध्यकाल के अंदर हम लोग जिक्र करते हैं इब्न खालदून का। इसका मुख्य कारण यह है कि इब्न खालदून मध्यकाल में आने वाला एक अरबी यात्री था, और उसने भारतीयों के बारे में दो मुख्य बातें लिखी। एक तो उसने भारत का जो समाज था उसको 7 भागों में विभाजित किया, जिसके अंदर उसने क्षत्रियों को 2 भागों में रखा, एक तो सबूक फरिया और एक कतारिया, और खानाबदोश जातियों को उसने लहूद कह करके पुकारा, ब्राह्मणों को उसने अरसर कह करके पुकारा, चांडालों को चांडालिया और शूद्रों को शूद्रिया, इस प्रकार के नाम दे करके उसने पुकारा, वैश्यों को वैश्याल्य कह करके पुकारा। इस तरीके से 7 भागों के अंदर विभाजित करने का कार्य किया इब्न खालदून ने। एक मुख्य बात इब्न खालदून ने यह बताई कि भारत के लोग जो हैं वो दूर दूर तीर्थ स्थलों के ऊपर जाया करते थे, और वहां तीर्थ स्थलों पर जाकर के या तो अग्नि में जलकर या पानी के अंदर डूब करके आत्महत्या करने का कार्य करते थे भारतीय लोग। ये बात की थी इब्न खालदून ने। जी आर एल्टन ने
इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा कि इतिहासकार जिसको देखता है वही इतिहास है। डेविड ह्यूम का नाम भी इतिहास की परिभाषा लिखने में आता है। डेविड ह्यूम ने कहा था कि इतिहास को अगर गहनता से अध्ययन किया जाए तो ये उपन्यास से भी ज्यादा रुचिकर होता है। जी.आर. एल्टन और लॉर्ड एक्टन अलग अलग व्यक्ति हैं। लॉर्ड एक्टन ने कहा कि इतिहास जो है वो मानव के स्वतंत्रता की एक अनकही कहानी है। मानव की स्वतंत्रता की एक अनकही कहानी है, ये कहा था लॉर्ड एक्टन ने। इसी प्रकार कर्लजी नामक एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा कि वास्तव में इतिहास जो है वो व्यक्ति के अतीत को, हमारा जो अतीत है उसको स्किन करने का कार्य करता है इतिहास। ये परिभाषा दी थी लॉर्ड कर्लजी ने। इस प्रकार रेप्सन ने भी इतिहास जो है उसको घटनाओं और विचारों का एक सुसंबद्ध विवरण कहकर के कहानी के तहत उसको प्रदर्शित करने का कार्य किया रेप्सन ने भी। और प्रोफेसर घाटे भी भारतीय इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा अतीत है उस संपूर्ण भूतकाल का जो अतीत है उसका वैज्ञानिक लेखा जोखा ही इतिहास है। इस तरीके की परिभाषा इन्होंने दी थी। जॉन ह्यूंगा ने भी इतिहास को की परिभाषा देते हुए कहा कि इतिहास वास्तव में हमारे को एक सीख देने वाला विषय है और ये व्यक्ति को बौद्धिक बनाने का कार्य करता है, ये कहा था जॉन ह्यूंगा ने। इसके अलावा जॉनसन ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि इतिहास वास्तव में विकास का एक रूप है और इसीलिए ये पूर्णतः नवीन है, कभी भी पुराना होता ही नहीं है। इतिहास पहले भी अन्वेषण था, वर्तमान में भी अन्वेषण है। इस प्रकार की परिभाषा जॉनसन ने दी थी। मैटलैंड ने कहा कि मानव ने जो कुछ किया है और जो कुछ कहा है और जो कुछ अपने विचार प्रदर्शित किए उनका लेखा जोखा ही इतिहास है, ये मैटलैंड की परिभाषा है। इस प्रकार इतिहास की कई परिभाषाएं देते हुए विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई है। एक इतिहासकार का नाम आता है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने भी कहा कि इतिहास हमारे को बुद्धिमान बनाने का कार्य करता है, यानी कि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है तो वो इतिहास बनाता है। फ्रांसिस बेकन ही वो विद्वान था जिसने पुनर्जागरण काल के अंदर अरस्तु के बारे में कहा था कि अगर मेरा वश चलता तो मैं अरस्तु के तमाम ग्रंथों को आग में डाल करके जला देता। इस प्रकार की बात की थी फ्रांसिस बेकन ने। ये तो हमने इतिहास की प्रकृति की, वास्तव में इतिहास क्या है और उनको समझाने वाले मुख्य जो विद्वान हैं उनकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात की। इसके बाद में हमने बात कर रहे थे कि वास्तव में इतिहास में एक ही घटना के बारे में अलग अलग विद्वान जो है वो अलग अलग तर्क देते हैं। इसका मुख्य कारण जो क्या है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन के कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं। इतिहास और इतिहास लेखन में बहुत अंतर है, इसलिए अगली बार हम इतिहास लेखन की करेंगे। इतिहास लेखन।